जी स्टूडेंट्स, आपके इस फ्राइडे को इंशाल्लाह पेपर 1 है। ठीक है, तो आज हम थोड़ी सी सिर्फ आज के दिन अगर आप पेपर 2 के लिए सूडो कोड के लिए इस फ्राइडे को नहीं है, तो फिर हम आज इंशाल्लाह करेंगे। आज हम पेपर 2 को अटेम्प्ट करते हैं। ठीक है, एक पेपर ओपन कर लेते हैं और एक दो सेशन हम पेपर 2 के करते हैं। बल्कि इसका जो स्पेसिमेन पेपर मैंने अपलोड भी कर दिया था। ठीक है, पेपर 12 को है ना। ठीक है, तो हम पास्ट ईयर्स के जो कुछ पेपर्स हैं और इसका सेक्शन जो 2 है उसको अटेम्प्ट करेंगे। सेक्शन 1 को करने की जरूरत नहीं क्योंकि वो चेंज हो गया है और सूडो कोड्स उसमें से आ सकते हैं। और अगर आपको याद हो, मैंने इसके कुछ वीडियो अपलोड किए थे पेपर 2 स्पेसिमेन पेपर के। ठीक है, वो भी अवेलेबल हैं, उसको एक दो बार देख लेना। उसमें सूडो कोड को किस तरह अटेम्प्ट किया गया है वो आपको बताया गया था उसके अंदर। तो आज मैं आपको थोड़ी सी रिवीजन दे देता हूँ पेपर 2 का, चैप्टर नंबर 7। डबल 210 कंप्यूटर साइंस का है, 2210। अच्छा, एक काम करते हैं, आज मैं आपको फास्ट ट्रैक में इस चैप्टर को रिवाइज करवा देता हूँ, चैप्टर नंबर 7। ठीक है, इस चैप्टर को मैं जल्दी से रिवाइज करवा देता हूँ, कोशिश करता हूँ हम अगले 30-35 मिनट्स में मैं जल्दी से इस चैप्टर को थॉरली एक दफा आपसे डिस्कस कर चैप्टर नंबर 7। ठीक है, और कल हम कोई पेपर अटेम्प्ट कर लेंगे। कल कोशिश कीजिएगा आप लोग ना 2 बजे आ जाइएगा। कल हम कोई पेपर अटेम्प्ट कर लेंगे। आज मैं आपको चैप्टर नंबर 7 जितना मैं मैक्सिमम करवा सकता हूँ आपको इस टाइम पीरियड में वो आपको करवा देता हूँ। चैप्टर का टाइटल स्टूडेंट्स एल्गोरिथम डिजाइन एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्रोग्रामिंग डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। इसमें टोटल 5 स्टेजेस होती हैं। इसने डिस्कस किया जस्ट 4। टोटल कितनी स्टूडेंट्स होती हैं? 5 स्टेजेस। कितनी होती? जब कभी आप एज ए प्रोग्रामर आप डेवलप करते हो कोई भी सॉफ्टवेयर, तो इसमें आपकी 5 स्टेजेस होती हैं और इसको हम बोलते हैं वाटरफॉल मॉडल। वाटरफॉल मॉडल। और इस मॉडल को जो है वो डिस्कस किया जाता है 5 स्टेजेस के साथ। और 5 स्टेजेस कौन कौन सी हैं? स्टेज नंबर 1 एनालिसिस। स्टेज नंबर 1 एनालिसिस। हाँ, स्टेज नंबर 2 डिजाइन। स्टेज नंबर 3 कोडिंग। स्टेज नंबर 4 टेस्टिंग। एंड लास्ट स्टेज इज आपकी मेंटेनेंस। ठीक है, ये 5 स्टेजेस होती हैं और इसको अगर आप डायग्रामेटिकली आप यहाँ पे बनाना चाहो तो याद रखना, पहले एनालिसिस वाला सेगमेंट होता है। जब वो क्लोज होता है तो फिर आपका अगली स्टेज इसमें डिजाइन वाली आ जाती है। जब वो क्लोज होती है तो अगली स्टेज आपकी कोडिंग की आ जाती है। जब वो क्लोज होती है तो अगली स्टेज आपकी टेस्टिंग की आती है। जब वो क्लोज हो जाती है तो अगली स्टेज आपकी फाइनल मेंटेनेंस की। क्या चीज? मेंटेनेंस में क्या करते हैं? जब आप कोई सॉफ्टवेयर किसी कंपनी का आप बना लेते हो, उसको आप रिक्वायरमेंट्स उसकी गैदर करते हो, इंटरव्यूज लेते हो और एंड यूजर से पूछते हो क्या क्या चाहिए आपको सॉफ्टवेयर के अंदर, आपको क्या रिक्वायर्ड है। ये होती है एनालिसिस। एनालिसिस के बाद आप पेपर पे लेके आते हो, अपनी टीम के साथ बैठते हो, अपनी टीम को कहते हो जिसकी सूडो कोड लिखो, इसका फ्लो चार्ट बनाओ, इसकी अंडरस्टैंडिंग दो अपनी टीम को। तो वो सारी चीजें बनते हैं। ड्राई रन टेस्ट होता है, ट्रेस टेबल वगैरह बनते हैं, वो डिजाइन में बनते हैं। एवरीथिंग इज ऑन पेपर। डिजाइन के बाद वो हवाले कर दिया जाता है, वो डॉक्यूमेंट हवाले कर दिया जाता है प्रोग्रामर्स को जो कोडिंग करते हैं। कोडिंग कंप्यूटर पे की जाती है। कोड को पाइथन कर ले, जावा कर ले, वीबी कर ले, किसी लैंग्वेज को सिलेक्ट करके उसमें कोडिंग शुरू कर देगा। कोडिंग जब हो जाती है फिर उसको टेस्ट किया जाता है। ठीक है, डिफरेंट एरर है कि नहीं है टेस्ट किया जाता है। और टेस्ट करने के बाद हर तरह से अपनी तसल्ली करने के बाद उसको आप डिप्लॉय करते हो उस कंपनी की उस लोकेशन पे जहाँ पे आप के वो यूजर बैठे होते हैं कंपनी के, वो उसको जाके उसको रन करते हैं, चलाते हैं। और किसी भी स्टेज पे अगर रिक्वायरमेंट होती है, उसके अंदर कोई चेंज रिक्वायर्ड होती है, आपको पता है टाइम के साथ साथ नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं। पुराना सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया गया था, उसमें जस्ट अटेंडेंस होती थी आपकी बायोमेट्रिक।
तो अब चूंकि कोरोना आया तो उन्होंने कहा जी बायोमेट्रिक नहीं चाहिए, हमें फेस रिकग्निशन के साथ अटेंडेंस अपनी पुट करनी है स्टाफ की। तो लाजमत है आपको उसमें चेंजेस करनी पड़ेंगी सॉफ्टवेयर के अंदर। तो ये इस काइंड ऑफ जो एक्शन होते हैं इसे मेंटेनेंस बोलते हैं। तो आपसे दोबारा रब्ता किया जाएगा, नई स्पेसिफिकेशन बताई जाएगी, उसको डिजाइन करोगे, उसकी कोडिंग करोगे, उसकी टेस्टिंग करोगे, फिर उसको उसके अंदर जाके कोड को एम्बेड कर दिया जाएगा, तो वो फुल फ्लैज चलना शुरू हो जाएगा। कभी किसी स्टेज पे अगर ऑनर ऑफ दैट सॉफ्टवेयर या ऑनर ऑफ दैट कंपनी अगर उसको कोई चेंजेस रिक्वायर्ड होगी तो वो आपसे जब कांटेक्ट करेगा तो दोबारा से एनालिसिस जिसमें रिक्वायरमेंट पुट की जाएंगी, नंबर 2 उसकी डिजाइनिंग होगी स्टेज, उसके बाद उसकी कोडिंग होगी, लाजमत कोडिंग होगी तो कंप्यूटर के अंदर वो कोड जाके आप उसके अंदर इंसर्ट करोगे या एम्बेड करोगे। तो उसके बाद उसकी टेस्टिंग भी की जाएगी, जो नई चीज बनी है उसको टेस्ट तो किया जाएगा ना बिफोर डिप्लॉइंग फुल फ्लैज इन योर एनवायरनमेंट ऑफ द कंपनी। तो ये सारी चीजें आपकी एक ऐसा एक्शन है जो 5 स्टेजेस में थ्रू आउट द लाइफ ऑफ द सॉफ्टवेयर वो चलता रहता है। नंबर 1 एनालिसिस, नंबर 2 डिजाइन, नंबर 3 कोडिंग, नंबर 4 टेस्टिंग एंड फाइनल इज मेंटेनेंस। मेंटेनेंस का मतलब क्या होता है कि कभी कोई चीज नई डिमांड होती है कस्टमर की तरफ से, क्लाइंट की तरफ से, और जो उसको ऑपरेट कर रहा है तो उसमें चेंजेस जब तो आपको पता है रिक्वायर्ड होती हैं टाइम के साथ साथ। हाँ होता है इसी तरह है, नए से गैदरिंग की जाएगी, उसकी डिजाइनिंग की जाएगी पेपर्स के ऊपर फ्लो चार्ट और सूडो कोड्स वगैरह वगैरह, फिर उसके बाद कोडिंग की जाएगी, टेस्टिंग की जाएगी। तो इसका मतलब है अगले 10 साल 15 साल 50 साल अगर वो सॉफ्टवेयर चलना है तो ये 5 स्टेज से वो प्रोसेस करने के बाद ही वो आपका इम्प्लीमेंटेशन नजर आएगी। हाँ हाँ, नए सॉफ्टवेयर में भी लाजमत है वो आपसे बनवाते हैं या किसी और कंपनी से बनवाता है तो आपसे आप उसकी नीड को जानोगे ना, सबसे पहले चाहिए क्या उसको, रिक्वायरमेंट्स क्या उसकी, स्पेसिफिकेशन क्या उसकी, फिर उसके बाद क्या होगी उसकी डिजाइन होगा, उसके बाद क्या होगा उसकी कोडिंग होगी, उसके बाद क्या होगा उसका टेस्टिंग होगी, उसके बाद जब वो डिप्लॉयमेंट हो जाएगी तो वो फिर साथ साथ वक्त के साथ साथ मेंटेनेंस चलती रहती है। ये सीधा जिस तरह कार है। नहीं देखो मेंटेनेंस तो जरूरत होती है, जब तक मेंटेनेंस नहीं करोगे उसमें बग्स आ सकते हैं, उसमें मसले आ सकते हैं, उसमें इश्यूज आ सकते हैं। इसी तरह जैसा गाड़ी है, गाड़ी की मेंटेनेंस अगर नहीं होगी तो एक टाइम पे वो खराब हो जाएगी। तो इसी तरह सॉफ्टवेयर को भी मेंटेनेंस चाहिए होती है। कभी हार्डवेयर आपको अपग्रेड करना पड़ जाता है, हार्डवेयर उस लेवल का नहीं है, आप उसको जाके देखते हो कि अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, प्रोडक्टिविटी इतनी अच्छी नहीं आ रही सॉफ्टवेयर की, तो हार्डवेयर की बात आपको इम्प्रूव करना पड़ जाता है, सॉफ्टवेयर में कोई चीज़ चेंज करनी पड़ जाती है। टाइम के साथ साथ कुछ ऐसी एरर्स भी आ सकती हैं अचानक आपके सामने जो टेस्टिंग फेज में आपके सामने आई नहीं थी, वो अचानक है जब उसको डिप्लॉय किया गया एंड यूजर के पास पहुंचा कुछ एरर्स आनी शुरू हो गई। तो ये मेंटेनेंस का पार्ट होता है, ठीक है। और जब कभी एक बिग सॉफ्टवेयर बनता है तो उसके सब कंपोनेंट्स बना दिए जाते हैं और ताकि उसको डीकम्पोज करके कंपोनेंट्स में पार्ट्स में आसान हो जाता है उसको डिजाइन करना। फिर उसको डिजाइन करने के कौन कौन से मेथड हैं, सॉल्यूशन को किस तरह एड्रेस किया जाता है, एल्गोरिदम का पर्पस क्या होता है, इसमें क्या क्या इन्वॉल्व होता है, और जब ये सारी चीजें आ जाएंगी तो इसमें एक स्टेज पे आपको इस चैप्टर के अंदर उसने कहा था कि आपको लीनियर सर्च कैसे करना है, एक कॉन्सेप्ट है बबल सॉर्ट का वो क्या है, फिर टोटलिंग का, और फिर काउंटिंग का, और एवरेज फाइंडिंग मैक्सिमम मिनिमम के साथ। ये सारी चीजें इंशाल्लाह इस चैप्टर के अंदर ही आने वाली हैं। इसके बाद आपको पता है जब आप डाटा एंटर करते हो तो आप वैलिड डाटा को मेक श्योर करते हो, डाटा सही होना चाहिए, डाटे की वैलिडेशन। देखो वैलिडेशन में रेंज चेक होती है, फॉर्मेट चेक होता है, टाइप चेक होती है, ये उसकी प्रेजेंस चेक होती है, ये सारी चीजों को मेक श्योर किया जाता है डाटा जो डाटा एंट्री ऑपरेटर डाल रहा है कंप्यूटर के अंदर वो सही होना चाहिए। आपको कहा गया कि आपने जो डाटा ये वैल्यूज देनी है 1 से 100 के दरमियान में देनी है, 100 से बड़ी नहीं दे सकती, 1 से कम नहीं दे सकते। आपको कहा जाता है ये जो आपने डेट ऑफ इशू देनी है वो आपने 1 जनवरी 2023 से ऑनवर्ड देनी है, पुरानी डेट नहीं डाल सकते। तो ये आपका रेंज चेक हो सकता है, डेट चेक हो सकता है। फिर आपको कहा जाए कि नंबर आपने एंटर करने हैं, आपके अल्फाबेट्स अलाउड नहीं है, या नेम है, नेम में अल्फाबेट अलाउ है, नंबर अलाउड नहीं है। फिर नेम की लेंथ, लेंथ चेक भी होता है कि 15 कैरेक्टर से बड़ा नाम नहीं होना चाहिए, इसे लेंथ चेक बोलते हैं। ये सारी किस में आती हैं, ये सारे के सारे चेक किस में आते हैं, वैलिडेशन में आते हैं।
वेरिफिकेशन का मतलब है जो डाटा डाला जा रहा है सही डाला जा रहा है, पासपोर्ट नंबर मिस फातिमा का, मिस्टर हनीफ का जो एंटर किया जा रहा है सही किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है। डेट ऑफ बर्थ वेरीफाई की जाती है, पासपोर्ट के ऊपर है, वही आपने प्रोग्राम के थ्रू डेटाबेस में डालनी है। CNIC में जो फादर नेम लिखा हुआ है, स्पेल चेकिंग आपकी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, डेट ऑफ बर्थ, इस तरह की जो एंट्रीज होती हैं, इस चीज को मेक श्योर किया जाता है, ये होती है वेरिफिकेशन। हाँ देखो, वैलिडेशन और वेरिफिकेशन में फर्क है। वेरीफाई में वेरीफाई किया जाता है डेटा जो डाला जा रहा है वो सही है कि नहीं है। देखो आपको कहा गया कि आपने 1 जनवरी 2001 के बाद की डेट ऑफ बर्थ डालनी है, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ आपको ट्रेन चेक उस पर वो डेट चेक तो लगा हुआ है, वैलिडेशन तो लगी हुई है, लेकिन डेट आप गलत डाल देते हो। आपने 25 अक्टूबर डालनी थी, आपने 25 नवंबर डाल दिया, ये वेरीफाई करना जरूरी हो जाता है, ये वेरिफिकेशन हो। हाँ बिल्कुल। या आप कोई याद होगा पासवर्ड देते हो, अब दो दो दफा क्यों देते हो, दो दफा डबल एंट्री क्यों करते हो, वेरीफाई करते हो। पासवर्ड जो पहली बार दिया है, पासवर्ड दूसरी दफा भी वही होना चाहिए, सेम होना चाहिए। जब आप किसी अपने ईमेल अकाउंट का पासवर्ड चेंज करते हो तो कैसे करते हो, दो दफा देते हो कि नहीं देते हो, वो क्या होता है, वेरिफिकेशन। डबल एंट्री से बोलते हैं टेक्निकली वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन में दो चीजें होती हैं, एक विजुअल वेरिफिकेशन होती है पासवर्ड से चेक करके, ये विजुअल है वेरिफिकेशन, वेरिफिकेशन। और दूसरा जो वेरिफिकेशन में दूसरी जो इस एग्जांपल है वो डबल एंट्री चेक वेरिफिकेशन में आती है। और वैलिडेशन में कौन कौन सी टाइप्स हैं, रेंज चेक, प्रेजेंस चेक, फॉर्मेट चेक, टाइप चेक, लेंथ चेक, ये सारी वैलिडेशन में आती है। डाटा वैलिड है ये अलग चीज है, सही है या गलत है ये अलग चीज है। मेक श्योर करता है कि डाटा सही जाना चाहिए, सेव सही होना चाहिए। तो दो चीजें अलग अलग हैं, इसको कंफ्यूज नहीं करना कि वैलिडेशन भी जरूरी है, एज सच आपकी वेरिफिकेशन भी जरूरी है डाटा एंट्री के लिए। हाँ जी बिल्कुल। और जब आप एक ट्रेस टेबल जो करते हो, आपको ट्रेस टेबल कब करते हो, डिजाइन, जब डिजाइन कर रहे होते हो उस वक्त आपने फ्लो चार्ट और सूडो कोड के अंदर जो वैल्यूज डाटा सेट दिया जाता है, वैल्यूज दी जाती है, उसे क्या बोलते हैं, ट्राई रन ट्रेस टेबल। उसके बाद आपको इस चैप्टर में एंड पे पता होना चाहिए कि फ्लो चार्ट क्या है, प्रोग्राम्स क्या है, सूडो कोड क्या है। डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, हमारे पास तकरीबन 20 मिनट हैं, बच्चों जरा गौर से। डेवलपमेंट जब की जाती है 5 स्टेजेस हैं, नाम याद रखना, एनालिसिस, डिजाइन, कोडिंग, टेस्टिंग एंड मेंटेनेंस। एनालिसिस में क्या होता है, सबसे पहले एनालिसिस में आपको प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होनी है, उसको सॉल्व करने से पहले आपको क्या रिक्वायर्ड होता है, आपको क्लियरली पता हो कि बनाना क्या है, अंडरस्टैंड व्हाट इज नीडेड, उस कस्टमर को, उस क्लाइंट को चाहिए क्या। ये अंडरस्टैंडिंग आपको जब तक नहीं होगी एज ए सॉफ्टवेयर मेंबर ऑफ दैट टीम, आप कुछ बना नहीं पाओगे। मिस फातिमा है, अरूबा है, अम्मार है, मिस्टर हनीफ हैं, 4 लोग अगर किसी सॉफ्टवेयर हाउस में काम कर रहे हो, जब तक आपको पता नहीं होगा कि उसका जो क्लाइंट है चाह क्या रहा है, व्हाट इज नीडेड, इस चीज को अंडरस्टैंड करने वाला पार्ट ये किसमें आपका, अंडर विच हेडिंग, एनालिसिस। दिस इज कॉल्ड, असल में इसको टेक्निकली क्या बोलते हैं, रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन फॉर द प्रोग्राम। एनालिसिस स्टेज असल होता क्या है, एब्स्ट्रैक्शन या डीकम्पोजिशन टूल इसमें यूज करते हैं। आपको पहली बार भी जब मैंने पढ़ाया था तब भी बताया था, एनालिसिस में जो 2 टूल इंपॉर्टेंट होते हैं, एक एब्स्ट्रैक्ट करना कि बनाना क्या है, और उसको डीकम्पोज करना। एक बिग प्रोजेक्ट है, उसके छोटे 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 पार्ट्स बना लेना ताकि हर पार्ट को अंडरस्टैंड करने में, समझने में, एग्जीक्यूट करने में आसानी हो, डीकम्पोज कर लेना। मुझे एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और कंफ्यूज हो रहे हो, आप उसके टुकड़े कर लो, डीकम्पोज कर लो, ठीक है। अब 2 आपके वर्ड्स यूज हुए हैं, एक एब्स्ट्रैक्शन यूज हुई है एनालिसिस के अंदर, एक आपका डीकम्पोजिशन वर्ड यूज हुआ है। अब एब्स्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है एब्स्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, और ये किस स्टेज में है, एनालिसिस में। एनालिसिस में जो टूल यूज होते हैं 2 होते हैं, एक एब्स्ट्रैक्शन, दूसरी क्या, डीकम्पोजिशन। अब एब्स्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है, कीप द की एलिमेंट रिक्वायर्ड फॉर द सोल्यूशन, जो उसमें से मेन चीजें हैं ना वो समझ ले लो,
डिटेल को समझने की जरूरत है, इसकी मेन मेन चीज समझ लो, करना क्या है, कस्टमर चाह क्या रहा है आपसे, इसे बोलते हैं की एलिमेंट्स। की एलिमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर द सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम, और डिस्कार्ड कर दो जो अननेसेसरी डिटेल है एंड इंफॉर्मेशन है दैट इज नॉट रिक्वायर्ड। पूरी बात उसकी सुन ली, उसमें से वो काम चीजें निकालो जिसका ताल्लुक आपके प्रोजेक्ट के साथ है, जो एक्स्ट्रा डिटेल है उसको डिस्कार्ड कर दो। इसे क्या बोलते हैं, एब्स्ट्रैक्शन। जिस तरह एक मैप होता है, आप यहाँ से ट्रेवल करते हो मोटरवे के साथ इस्लामाबाद तक, तो आपको उसमें से क्या निकालना है, एब्स्ट्रैक्ट क्या करना है, पूरा मैप सामने आया है, उसमें से आपने जानना है कि कितने किलोमीटर पे कौन सा स्टेशन है, कितना किलोमीटर डिस्टेंस है वहां से वहां तक कैसे पहुंचेंगे, किस टाइम पे निकलेंगे, वहां पे कब पहुंचेंगे, पर किलोमीटर हमारी कितनी स्पीड होगी, ये क्या है, ये एब्स्ट्रैक्शन है। ट्रेस करनी हो, हाँ, गूगल मैप के थ्रू ड्राइवर को, हाँ हाँ, लोकेट करने में आसानी होती है। तो आप क्या करते हो, पूरी डिटेल की जरूरत नहीं होती, आपको जो उसमें से चीज चाहिए होती है, ड्राइवर को क्या रिक्वायर्ड है, पूरे मैप में से गूगल लोकेशन चाहिए, कितने किलोमीटर डिस्टेंस है, इस टाइम पे निकलूंगा, इस टाइम पे पहुंचूंगा, यहाँ पे 10 मिनट स्टे करेंगे, 20 मिनट स्टे करेंगे, लंच करने का टाइम है, डिनर का टाइम है, ये मेन्यू शैन्यू, ये सारी एब्स्ट्रैक्शन है आपकी, ठीक है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एग्जाम्पल, जिसका मैप उसने कहा, shows what is required for traveling from one place to another. Different method of transport will require different type of map. अब ट्रांसपोर्ट अगर आप रेल के थ्रू करना चाह रहे हो ट्रैवल, तो रेल का मैप होना चाहिए, कौन कौन से स्टेशन आएंगे। अगर मोटरवे के थ्रू जाना है तो मेट्रो स्टेशन कौन से आएंगे वो पता होना चाहिए। और अगर आपने जीटी रोड से जाना है तो वो लगे सारा लोकेशन मैप डिफरेंट होगी। हाँ, तो ये देखो डिपेंड करता है कि आप ट्रैवल प्लेन के थ्रू कर रहे हो, आप ट्रैवल ट्रेन के थ्रू कर रहे हो, आप ट्रैवल कार के थ्रू कर रहे हो। हर एक का मैप, जीटी रोड का मैप अपना होगा, मोटरवे का मैप अपना होगा, रेल का मैप अपना होगा, उसमें से जो चीज आपको रिक्वायर्ड है उसमें से निकालने को क्या बोलते हैं, एब्स्ट्रैक्शन। प्लेन, हाँ, तो वो भी आप मैप जो निकालते हो एब्स्ट्रैक्शन ही होती है ना, उसमें से जो चीज आपको चाहिए होती है वो आप देख लेते हो, बाकी जो नहीं चाहिए इग्नोर कर देते हो। वो तो टेक्नोलॉजी है ना, वो तो आपकी सर्विसेज आपको थ्रू डिफरेंट वाईफाई डिवाइसेस आपस में कनेक्ट होती हैं, ऑल ओवर द वर्ल्ड आपकी डिवाइसेस आपस में कनेक्टेड है, इंटरनेट की फैसिलिटी है, ठीक है, उसके थ्रू आप उसको मेक श्योर करते हो। अभी आप कंसंट्रेट करो टॉपिक पे, टॉपिक क्या है, हमें अपने प्रोजेक्ट डेवलपमेंट लाइफ साइकिल को अंडरस्टैंड करें। उसमें पहला फेज कौन सा होता है, एनालिसिस का। इसके अंदर दो टूल्स होते हैं, कौन से, एब्स्ट्रैक्शन एंड डीकंपोजिशन। एब्स्ट्रैक्शन क्या है, की एलिमेंट्स को उसमें से एब्स्ट्रैक्ट कर लेना, जो चाहिए डिटेल वो ले लो, जो नहीं चाहिए उसे डिस्कार्ड कर दो। जहां तक डीकंपोजिशन दूसरा टूल है एनालिसिस के अंदर, जैसे ये मैप है ना, ये मैप की एग्जांपल दी है। डीकंपोजिशन का मतलब क्या होता है, ब्रेक्स डाउन ए कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम इनटू स्मॉलर पार्ट्स व्हिच कैन देन बी सब डिवाइडेड इवन स्मॉलर पार्ट्स that can be solved easily. Any daily task can be divided into constituent parts. जैसे select items to wear, remove any clothing being worn, put selected items on in order. ये आपने जब ड्रेस अप करना हो, अपने आप को तैयार करना हो, किसी जॉब के लिए जा रहे हो या कॉलेज के लिए जा रहे हो, तो ये आपने उसको डिवाइड कर लेते ना। अच्छा, मैंने रात में अपने जो कपबोर्ड है उसमें से आपने ड्रेस जो कल सुबह के लिए वेयर करना वो निकालते हो, ठीक है। फिर आप मॉर्निंग में फिर अगला एक्शन क्या करते हो, जो पहना होते कपड़े वो उसको उतार के नया ड्रेस आप होते हो और ऑर्डर के साथ उसको पहनते हो, ठीक है। ये क्या है, आपने एक मेन इशू को रिजॉल्व कर दिया 3 हिस्सों में, कि क्या मैंने पहनना है, किस तरह किस टाइम पे तैयारी स्टार्ट करनी है, और किस तरह मैंने उसको सीक्वेंस में एग्जीक्यूट करना है। तो ये इसको क्या बोलते हैं, एक 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 हाँ, एक आपके जो लाइफ का एक सेगमेंट है उसमें आपने ड्रेसअप होना है, उसको आपने क्या कर दिया, डिकम्पोज कर दिया, स्मॉलर पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। इसी तरह जब आपका सॉफ्टवेयर होता है ना, सॉफ्टवेयर को भी आप डिकम्पोज कर देते हो। एक हम आज यहाँ पे एक सॉफ्टवेयर अगर लॉन्च करना चाहें, हाँ बिल्कुल, तो ये इस तरह आप इसको करते हैं। तो सेकंड इसके अंदर जो पार्ट होता है, सिर्फ और सिर्फ मोहम्मद हनीफ है हमारे साथ, डिजाइन। दूसरा सेगमेंट क्या होता है,
डिजाइन का। पहले हिस्से में क्या क्या था याद रखना। सबसे पहला एनालिसिस, इसमें रिक्वायरमेंट्स गैदर की जाती हैं क्लाइंट की, और उसमें दो इंपॉर्टेंट टूल रोल प्ले करते हैं। एक आपकी कहलाती है एब्स्ट्रैक्शन, और दूसरा टूल कहलाता है आपका डीकम्पोजिशन। ठीक है, एब्स्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है, जो मेन आपकी पूरी डिटेल में से जो आपकी की चीजें हैं वो उसमें से निकाल लेना, और जो फालतू चीजें हैं उसको डिस्कार्ड कर देना। डिकम्पोज का मतलब क्या होता है, एक प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड किया और उसको स्मॉलर पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ताकि हर एक पार्ट को अलग अलग तवज्जो के साथ आप उसे कर सको। उसके बाद जो सेकंड हिस्सा होता है वो आपका डिजाइन का पार्ट होता है। डिजाइन का पार्ट का जो स्टेज कब स्टार्ट होती है, जब एनालिसिस की स्टेज खत्म हो जाती है कि आपने बनाना क्या है। ठीक है, प्रोग्राम आपने बनाना क्या है। लाने जब आप अपने कस्टमर के क्लाइंट के पास गए, उससे सारी स्पेसिफिकेशन ले ली, उसकी सारी डिटेल उनसे जान ली, जो रिक्वायरमेंट है वो गैदर कर ली, फिर अपनी टीम के पास बैठे, और बैठने के बाद आपने कहा कि यार ये हमने जो प्रॉब्लम हमें ये उसका ये आ गया है, एक उस जो सॉफ्टवेयर हमने बनाना है इसका डिजाइन स्टेज में आपने क्या क्या करना होता है। व्हेन द डिजाइन स्टेज इज कंप्लीट, प्रोग्रामर शुड नो व्हाट इज टू बी डन, all the tasks that need to be completed, how each task is to perform and how the task work together। उसमें जो इंपॉर्टेंट जो चीज होती है, जो फॉर्मली डॉक्यूमेंटेड होती है, इस स्टेज का जो एंड जो आपका रिजल्ट आता है वो क्या होता है, स्ट्रक्चर चार्ट, फ्लो चार्ट्स एंड सूडोकोड। इसकी एंड प्रोडक्ट्स क्या है, डिजाइन की एंड प्रोडक्ट्स क्या है, सूडोकोड, फ्लो चार्ट एंड स्ट्रक्चर डायग्राम। स्ट्रक्चर डायग्राम जो आप हायरार्की मेन टास्क है उसके 3 एलिमेंट्स हैं, हायरार्किकल उसे आप कनेक्ट कर देते हो कि ये मेन टास्क है, ये 3 हिस्से हैं। एक सॉफ्टवेयर बनाना है, इनपुट्स ये चाहिए, आउटपुट्स ये होंगे, प्रोसेसिंग ये होगी। ये आपके एक बिग प्रोजेक्ट को 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया जाता है, स्ट्रक्चर बना दिया जाता है। हाँ, डिपार्टमेंट जिस तरह बने होते हैं, हायरार्की। अब ये आगे आपको स्ट्रक्चर चार्ट भी आएगा, फ्लो चार्ट भी आएगा, इसकी डिटेल है सेक्शन 7.2 के अंदर, थोड़ा सा वेट करना। थर्ड स्टेज क्या होती है, आफ्टर डिजाइनिंग आपकी कोडिंग एंड फाइनली टेस्टिंग। और कोडिंग क्या होती है, प्रोग्राम और सेट ऑफ प्रोग्राम जो डेवलप किए जाते हैं। ईच मॉड्यूल ऑफ द प्रोग्राम इज रिटन यूजिंग ए सुटेबल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, वीबी, जावा और पाइथन। देन टेस्टिंग टू सी इट वर्क्स और नॉट प्रॉपरली। आइटरेटिव टेस्टिंग मीन कि आप तमाम जो छोटे छोटे मॉड्यूल्स होते हैं उनको अच्छे तरीके से टेस्ट करो, आपस में कनेक्ट करो, और उसको टेस्ट तब तक करते जाओ जब तक वो अच्छे तरीके से परफॉर्म ना करना शुरू कर दें। और टेस्टिंग के अंदर फर्दर क्या होता है, इसको बार बार program is run many times with the different set of test data. This ensures that all the tasks completed work together as specified in the program design। जब तक वो सही नहीं चल जाए तो टेस्ट करते रहो। और ये जी अगला पार्ट आपका एक कंप्यूटर सिस्टम और उसका सब सिस्टम डीकम्पोजिशन क्या होती है। कंप्यूटर सिस्टम किसको बोलते हैं, कंप्यूटर सिस्टम, इसमें मेन कंट्रीब्यूटर कौन कौन से हैं। एक कंप्यूटर सिस्टम के अंदर एक सॉफ्टवेयर होता है, उससे रेलेवेंट डाटा होगा, और जहां पे वो सॉफ्टवेयर को रन करना है उसका कोई हार्डवेयर होगा, और उसके साथ जो कनेक्टेड कुछ कम्युनिकेशन मीडियम्स होगा, कुछ केबल्स लगी होंगी, कुछ स्विच लगे होंगे, कोई हब लगी होगी, कोई प्रिंटर लगे होंगे, आपस में कनेक्टेड कैसे होंगे। एक नेटवर्क है, 10 लोग वहां पे काम कर रहे हैं, तो कम्युनिकेशन कैसे होगी। और लाजिम आता है उसके ऊपर जो लोग काम करने वाले पीपल। कंप्यूटर सिस्टम मेड अप ऑफ हाउ मैनी डिफरेंट आइटम्स, सॉफ्टवेयर, data, hardware, communications and people. Each computer system can be subdivided into subsystems. Each subsystem can be further divided into subsystems, so on until each subsystem just perform a single action. Computer system can be very large भी हो सकते हैं, बहुत big softwares भी होती हैं, और छोटे size के भी हो सकते हैं, और in between भी हो सकते हैं। Mostly people interact with many different computer systems during their daily life विदाउट रियलाइजिंग इट। आजकल आप सॉफ्टवेयर यूज करते हो, अलार्म बजने का सॉफ्टवेयर, गूगल मैप का सॉफ्टवेयर, वर्ड का सॉफ्टवेयर आप यूज कर रहे हो। आप ये डेली लाइफ में रूटीन में इतने शामिल हो गए हैं कि आप उसे इस्तेमाल कर रहे हो। फॉर एग्जांपल, जब आप सुबह अर्ली मॉर्निंग में उठते हो, मॉर्निंग में आप एक ऐप यूज करते हो स्मार्टफोन को अलार्म के लिए,
और चेक करते हो वेदर फोरकास्ट गूगल मैप पे जाके, कंप्यूटर बिफोर ड्राइविंग टू वर्क, अगर आपने काम के लिए निकलना है। अलार्म आपके लिए एक छोटा सा कंप्यूटर सिस्टम है, बट व्हेन यू चेक द वेदर फोरकास्ट, उसमें आपको पता है पूरे वर्ल्ड का वहाँ पे एक लार्जेस्ट कंप्यूटर सिस्टम इन द वर्ल्ड वो आपस में कनेक्टेड होता है। आप यहीं पे बैठ के न्यूयॉर्क के अंदर इस वक्त क्लाउडी वेदर है, सैन फ्रांसिस्को में क्या इस वक्त हीट वेव चल रही है, यूएई के अंदर टेम्परेचर क्या है, एक कंप्यूटर सिस्टम है, लार्ज कंप्यूटर सिस्टम है। एक छोटा कंप्यूटर सिस्टम भी हो सकता है जैसा अलार्म स्मार्टफोन का बजने का, सिर्फ आपको उठाने की हद तक। छोटे से सिस्टम भी हो सकता है कंप्यूटर सिस्टम, और एक बिग सिस्टम भी हो सकता है जिस तरह वेदर का फोरकास्ट करने का। और इसके बाद कंप्यूटर सिस्टम एंड सब सिस्टम को आप इसमें जो मेन आपकी जो सब सिस्टम होता है कैन बी डेवलप्ड बाय प्रोग्रामर एज ए सब रूटीन। सब रूटीन वर्क्स वेल यूजिंग फ्लो चार्ट्स एंड सूडो कोड। सबसे पहले जी आपने टॉप डिजाइन जो है टॉप डाउन डिजाइन को अंडरस्टैंड करना है। ये असल में होता क्या है, डीकम्पोजिशन होती है एक मेन कंप्यूटर सिस्टम इनटू सब सिस्टम, देन ब्रेकिंग ईच सब सिस्टम डाउन इनटू सेट ऑफ स्मॉलर सब सिस्टम एंड सो ऑन। ये सिलसिला डीकम्पोजिशन। डीकम्पोजिशन एक प्रॉब्लम के अंदर आप जब किसी सॉफ्टवेयर को बनाने जाते हो, आपको जानना होता है कि सॉफ्टवेयर के अंदर कौन कौन सी चीजें इनपुट होगी। नंबर 2, उसके ऊपर क्या क्या कैलकुलेशंस प्रोसेसिंग होगी। नंबर 3, उसको फिर आउटपुट भी आपने देना है। और फ्यूचर में अगर डाटा को यूज करना है या स्टोर करना है तो आपको स्टोरेज भी चाहिए। एक कंप्यूटर सिस्टम की मेन ये 4 नीड्स होती हैं। लाजिम होता है आपको जानना है सैन फ्रांसिस्को के अंदर टेम्परेचर क्या है, तो आप उसमें इनपुट करो ना क्या जानना चाह रहे हो, फिर उसको प्रोसेस किया जाएगा, कंप्यूटर सिस्टम उसको प्रोसेस करेगा, डेटाबेस के साथ कनेक्ट होगा, और वहां से टेम्परेचर पूरी उसका वेदर फोरकास्ट उठा के आपको स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले कर देता है। और बाद में आपको कोई स्क्रीनशॉट्स लेके स्टोर भी करने होते हैं अपनी डिवाइस के ऊपर या कंप्यूटर के ऊपर। तो आप किसी भी सिस्टम के अंदर ये 4 इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं, इनपुट्स, प्रोसेसेस, आउटपुट्स एंड स्टोरेज। इनपुट्स का मतलब आपसे जो जानना चाह रहे हो, जो प्रोसेसिंग के बाद आता है, प्रोसेसिंग जो दरमियान में होती है। उसकी एग्जांपल मैंने आपको दी, वेदर फोरकास्ट ऑफ यूएई, वेदर फोरकास्ट। स्टोरेज का मतलब आपने स्क्रीनशॉट लेके अपने पास रख लिया, स्टोर हुआ ना मोबाइल डिवाइस पे, स्टोरेज। फ्यूचर में आप यूज कर सकते हो उसको। वो आपने वेदर फोरकास्ट लेके मिस्टर एबीसी को सेंड करनी है यूएई की, वो कहता है जरा मुझे कल की फोरकास्ट तो बताओ, यूएई के अंदर मैंने ट्रैवल करना है। तो आप स्क्रीनशॉट, वो कहाँ स्टोर होगा, आपकी डिवाइस के ऊपर, स्टोरेज, जिसे फ्यूचर में भी आप यूज कर सकते हो। ये देखो ना स्टोरेज के बारे में क्या कह रहा है, डेटा दैट नीड्स टू बी स्टोर इन फाइल्स ऑन ए अप्रोप्रिएट मीडियम फॉर यूज इन फ्यूचर, जिसका मैंने अभी आप हाँ शेयर करने के हवाले से। अब एग्जांपल आपकी अलार्म ऐप की वो दे रहा है जिसमें इनपुट्स हैं, प्रोसेसेस हैं, आउटपुट्स हैं एंड फाइनली स्टोरेज है। इनपुट्स क्या है इसमें, अलार्म ऐप में इनपुट्स क्या होते हैं, सेट टाइम करना कि सुबह मुझे 7 बजे उठना है, और उससे पहले मैं 6 बजे उठा करता था, उसको रिमूव करना है। अलार्म को ऑन ऑफ करना है, उसकी स्नूजिंग को ऑन कर रहा है, कंटिन्यूसली इसे चेक करना है करंट टाइम मैच हो रहा है अलार्म टाइम के मुताबिक। अब ये क्या होता है, ये प्रोसेस चलता है। तो स्मार्ट वॉच के अंदर, अभी मोबाइल डिवाइस के ऊपर ये प्रोसेस चलता है। क्या प्रोसेस चलता है, सुबह 7 बजे का टाइम जैसे मैच होगा आपके क्लॉक टाइम के मुताबिक अलार्म बजना शुरू हो जाएगा। उससे पहले नहीं बजेगा अलार्म, साउंड कब सुनाई देगा, जैसे सुबह के 7 बजे, वो चेक करता रहेगा। अब ये इंटरनली प्रोसेसिंग हो रही है उसकी, जैसे 7 AM होगा अलार्म साउंड करेगा, उससे पहले या बाद में नहीं करेगा, उस टाइम पे करेगा। ये प्रोसेस है। और आउटपुट क्या है, साउंड, साउंड कंटिन्यूसली साउंड। ठीक है। स्टोरेज क्या है, जो अलार्म की वैल्यूज आप सेट करते हो, सुबह 7 बजे का और रात को 9 बजे का। हाँ, वो सेव करोगे तो वो बजेगा ना काम उस टाइम पे, स्टोरेज होगा तो होगा ना ऐसा काम। ठीक है। तो ये आपको अब आप याद रखना, डिजाइन में दोबारा से मैं रिपीट कर रहा हूं, एनालिसिस में 2 टूल्स होते हैं, एब्स्ट्रैक्शन एंड डिकम्पोजिशन। डिजाइन में 3 टूल्स बड़े फेमस हैं। हाँ, ये डिजाइन है। बिफोर कोडिंग, ये इंपॉर्टेंट है। स्ट्रक्चर डायग्राम क्या होती है, ब्रेकअप कर देना बिग प्रॉब्लम को सब सिस्टम में, और उसको फर्दर ब्रेक कर देना उसके सब सिस्टम। इसको क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चर डायग्राम, स्ट्रक्चर डायग्राम। ठीक है।
जैसे एग्जांपल उसने दिया है अलार्म ऐप, हाँ पार्ट्स हैं, डिकम्पोजिशन स्ट्रक्चर डायग्राम के थ्रू, हायरार्की। अलार्म ऐप के अंदर क्या क्या फैसिलिटीज हैं? अलार्म को सेट करना, अलार्म के टाइम को चेक करना, फिर साउंड करना, ये 3 फंक्शनैलिटीज हैं एक ऐप में, अलार्म ऐप में, ठीक है। और सेट अलार्म में क्या है, फर्दर 2 टाइम ऑन कर और अलार्म को ऑन ऑफ करना। और फिर साउंड अलार्म में क्या है, हर 2 मिनट के बाद बार बार चेक करना, रीसेट करना अलार्म को। चेक टाइम में क्या होगा, वो कंटिन्यूस प्रोसेस होगा जो आपके क्लॉक टाइम को, सिस्टम के टाइम को, जो आपके अलार्म टाइम के साथ मैच करेगा। हर सेकंड के बाद वैल्यू मैच तो नहीं होगी, जैसे मैच होगी आउटपुट आएगा साउंड। इसने ये चीज छोड़ दी इधर, यहां पे इसको फर्दर डिवाइड कर सकते हो, आपके चेक टाइम को मैच करना विद सिस्टम टाइम, ये इसने कहा है। फ्लो चार्ट क्या होता है, ये असल में डायग्रामेटिकली आपके जो स्टेप्स आपको रिक्वायर्ड होते हैं कोई सॉल्व करने के लिए प्रॉब्लम, उसको डायग्रामेटिकली अगर आप लिख दो, प्रॉपर लेबलिंग लिख के, जिस तरह ये फ्लो चार्ट बना हुआ है, ये फ्लो चार्ट आपका अलार्म ऐप का बना हुआ है। ये आगे भी मैंने आपको बताया था, एक फ्लो चार्ट है, आपके सिस्टम से टाइम को चेक कर रहा है कि 3 PM तो नहीं हो गए, 3 PM पे मुझे क्लास छोड़नी है, ऑफ करनी है। गेट टाइम कर रहा है फ्रॉम सिस्टम, इस वक्त कितने बजे हैं, 2:55। क्या टाइम बराबर हो गया 3 PM के? इस वक्त क्या है 2:55, क्या अलार्म टाइम 3 PM के बराबर हो गया? नो। नो तो क्या, वेट करो 30 सेकेंड्स, दोबारा से टाइम चेक करो, 2:55 और 30 सेकेंड हो गए ऊपर, चेक करो बराबर हुआ? नो। 2:55 के बाद क्या हो गया, 30 सेकेंड और ऐड करो, 2:56 हो गया, फिर 30 सेकेंड, 30 सेकेंड, 30 सेकेंड, जैसे ही 3 PM के साथ मैच कर जाएगा साउंड। ये फ्लो चार्ट है, और इसमें बार बार जो स्टेप रिपीट होता है इसे लूप बोलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, सूडो कोड इसने आगे लिखा है, ये देखो, सिंबल्स को अंडरस्टैंड कर लो। फ्लो चार्ट के अंदर स्टार्ट और एंड के लिए ये सिंबल यूज होता है, जहां प्रोसेसिंग हो रही होती है, कैलकुलेशन हो रही है, तो वहां रेक्टेंगल यूज हो रहा होता है, जहां पे इनपुट आउटपुट होते हैं वहां पैलोग्राम यूज होते हैं। ये पैलोग्राम है और ये रेक्टेंगल है, फर्क है दोनों में, सही है। और जहां पे आपने एक्शन लेना हो, यस नो, वहां डायमंड होता है, डायमंड होता है। ये कंसर्ट टिकट की सेल के हवाले से इसने बड़ी अच्छी एक एग्जांपल आपसे शेयर की है, हाउ मेनी टिकट यू वांट टू बाय। हाँ, कितनी टिकट्स आपने लेनी है, आपने लेनी है 10 टिकट्स, 10 टिकट लेनी है, इनपुट लिया, क्या वो टिकट वैल्यू इसके दरमियान में फॉल करती है? हाँ ये वही है, 10 टिकट आपने कहा, क्या ये बिटवीन है 1 and 26? बिटवीन है ना, 10 ये 10 मैंने दिया, 10 इज नंबर इज बिटवीन ग्रेटर देन 1 और लेस देन, यस यस है तो क्या करे, नंबर को चेक करें क्या वो लेस देन 10 है? नो, 10 लेस देन 10 नहीं होता, इसका मतलब डिस्काउंट की वैल्यू क्या साइन हो जाएगी, 0। और अगर ये टिकट होती 12, फिर ये आपका 9 में आ जाता, यस ना होता, फिर 9 में आ जाता है, और 9 में जाके क्या करना है, टिकट की वैल्यू 12, 12 इज लेस देन 20, यस, तो डिस्काउंट कितना आ गया। और अगर ये वैल्यू मैं 22 कर दूं, 22, 22 इज लेस देन, नो, 22 इज लेस देन 20, नो, तो डिस्काउंट क्या हो जाएगा। हाँ, और ये आपका तीनों सूरतों में ये कनेक्ट होगा, जहां पे कॉस्ट निकल आएगी टिकट की जो कि 10% है या 20% है, और फाइनली कॉस्ट आपकी प्रिंट हो जाएगी, प्रोग्राम बंद हो जाएगा। और ये पूरा फ्लो चार्ट है, इसको ये देखो मैंने जल्दी से दिखाया है, ये बनाना होता है आपने पेपर में, या बना हो तो आपको टेबल को बनाना होता है, ट्रेस टेबल जिसे बोलते हैं। आपको वैल्यू दे दी जाती है, नंबर का 10 होगा, नंबर का 10 होगा तो कॉस्ट क्या आएगी, नंबर का 20 होगा कॉस्ट क्या आएगी, नंबर का टिकट 5 होगी तो कॉस्ट क्या होगी, डिस्काउंट कितना होगा, कॉस्ट क्या होगी, डिस्काउंट कितना होगा। ये आपने फ्लो चार्ट के ऊपर अंडरस्टैंड करते हुए आपने क्या बनाना होता है, इसका ट्रेस टेबल। और ट्रेस टेबल, अच्छा, फ्लो चार्ट जिन स्टूडेंट्स को अच्छी तरीके से आता है वो सूडो कोड को भी अच्छे तरीके से फॉलो कर सकते हैं। फ्लो चार्ट असल में क्या होता है,
अगर कहते हो एक कल का और परसों का दिन हम रख लेते इसका सूडो कोड, ये चैप्टर को क्लोज करना। इस चैप्टर को क्लोज करते हैं तो सूडो कोड की प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि हमारे पास दो तीन दिन हम ले सकते हैं इस वीक में, ठीक है। उसके बाद हम टोटली फिर पेपर 1 पे आ जाएंगे, और फिर पेपर 1 जब खत्म हो जाएगा फिर पेपर 2 पे हम दोबारा से आ जाएंगे। एक दिन याद रखिएगा, एक दिन हम डेटाबेस पे काम करेंगे पेपर 2 जब स्टार्ट करेंगे, एक दिन हम डेटाबेस पे काम करेंगे, एक दिन हम लॉजिक सर्वर पे काम करेंगे, और जो बाकी दिन बच जाएंगे उसमें फ्लो चार्ट, सूडो कोड, ट्रेस टेबल, लॉजिक गेट पे एक दिन लॉजिक गेट पे लगा देंगे, एक दिन हम डेटाबेस पे लगा देंगे। 2 दिन निकल गए, बाकी जितने भी बाकी दिन बचेंगे वो चैप्टर नंबर 7 और 8 की प्रैक्टिस हो। ये आएंगे क्यों नहीं आएंगे? सूडो कोड क्या होता है, एल्गोरिथम क्या होता है, स्ट्रक्चर डायग्राम क्या होती है, इसमें जो स्टेजेस हैं उनको डिस्कस करो। इस स्टेज पे कौन सा टूल होता है बताओ, एनालिसिस में कौन सा टूल होता है, और डिजाइन में कौन सा टूल होता है, स्ट्रक्चर डायग्राम, ठीक है। इनकी पूरी की पूरी डिटेल पता होनी चाहिए एग्जाम्पल के साथ, फिर आप अच्छे तरीके से समझोगे, और वो फिर आपको क्वेश्चन जिस तरह का मर्जी पूछ ले सॉल्व करने में आसानी हो जाएगी। कोई मसला नहीं, हो जाएगा। अच्छा, तो अभी टाइम हमारा क्लोज हो रहा है, तो मैं चाह रहा था हम 1 से 2 सेशन और कर लें इस चैप्टर को, जल्दी से मैं गो थ्रू करवा दूं, फिर मैं आपको कुछ इसकी एक्सरसाइज करवा देता हूं पेपर्स पास्ट ईयर्स के। हाँ, आज के दिन है, आज ट्यूसडे है, वेडनेसडे और थर्सडे, चलें इस तरह कर, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, ये हम हाँ 2 सेशन और ले लेते हैं इसके सूडोज के, और उसके बाद फिर इंशाल्लाह मैं आपको फ्राइडे से ऑनवर्ड, हाँ, और फ्राइडे के बाद सैटरडे को भी क्लास लेंगे ऑनलाइन। फ्राइडे को मैं यहाँ पे आऊँगा, फ्राइडे तो यहीं की क्लास होगी क्लासरूम के अंदर। सैटरडे को अगर आप चाहोगे तो मैं सैटरडे को क्लास इसी टाइम पे लूंगा, 2 बजे, 2 से 3 बजे सैटरडे, क्योंकि हाँ, क्योंकि पता क्या वो टाइम बड़ा शॉर्ट रह गया स्टूडेंट्स। हाँ बिल्कुल सही, ठीक है मिस्टर हनीफ, इंशाल्लाह 2 सेशन और कर लेते हैं, और उसके बाद फ्राइडे से ऑनवर्ड हम पेपर 1 के ऊपर आ जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ताकि जब पेपर आपका 1 हो जाएगा ना, हमारे पास टाइम इतना शॉर्ट ना हो गया हम फोकस ना कर सके, कुछ ना कुछ 2 दिनों में कर लेते हैं, बकाया फिर हम टोटली पेपर 1 जब हो जाएगा उससे ऑनवर्ड हम करेंगे। फाइव डेज होंगे, उसमें कुछ सूडो कोड की प्रैक्टिस हो जाएगी और कुछ पास्ट ईयर के पेपर करवा दूंगा, ताकि आप थोड़ा कंफर्टेबल हो जाओ। लेकिन डिसाइड ये किया हमने, कल और परसों का सेशन हमारा मजीद इसी के ऊपर होगा। मैं चैप्टर को क्लोज करता हूँ और एक आध पेपर को अटेंड करते हैं, और पेपर में भी सिर्फ सूडो कोड वाले पार्ट को कोशिश करेंगे, सिर्फ फोकस करें, ताकि डेटाबेस वाला एक डेटाबेस का दिन हम रिजर्व कर देंगे, एक फिर इंशाल्लाह हम उसका सेट कर लेंगे लॉजिक गेट्स। डेटाबेस का एक क्वेश्चन आएगा, लॉजिक सर्किट का एक क्वेश्चन आएगा, बाकी क्वेश्चन इधर से आएंगे। आसान होता है, मुश्किल नहीं होता। हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। इंशाल्लाह कल मुलाकात होती है। बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज।